हेलो हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होकर। आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज लास्ट वीडियो, लेक्चर नंबर 8। और इसके अंदर हम पूरे चैप्टर का क्या करेंगे? रिवीजन। ये रिवीजन आप जब भी कर पाएंगे जब आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर। हमने बताया कि दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी कौन सी होती है जी? सेलर। दूसरी पार्टी कौन सी होती है जी? बायर। बायर की बुक में सेलर कौन होता है? क्रेडिटर। हाँ सर, सही बात है। और सेलर की बुक में बायर कौन होता है? डेटर। सेलर की बुक में डेटर कौन है जी? बायर। और बायर की बुक में क्रेडिटर कौन है जी? सेलर। तो बिल लिखता कौन है? सेलर। बिल जब सेलर लिखता है तो इसका मतलब बिल सेलर ने क्या करा है? ड्रॉ। तो सेलर का दूसरा नाम क्या होता है? ड्रॉयर। इसका नाम क्या होता है? ड्रॉई। फिर ये साइन करता है तो एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। एक्सेप्ट करने के बाद ये लिखा हुआ बिल वापिस सेलर के पास पहुंच जाता है। ठीक है जी। और जिसको पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? पेई। ड्रॉयर और पेई सेम पार्टी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है सर। अब बात करते हैं, मैं अगर सेलर हूं और मेरे पास बी आर आया है तो मैं इस बी आर का क्या क्या कर सकता हूं? अब ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लैंडस्केप में ले लेता हूं। मेरे पास बी आर आया। हाँ सर, आपके पास बी आर आ गया। बताओ मैं इसका क्या क्या कर सकता हूं? पहली बात, मैं इसको एंडोर्स कर सकता हूं। ठीक है जी। या मैं इसको कैश करा सकता हूं। एंडोर्स करने का मतलब बताएंगे क्या होता है? ट्रांसफर करना। ठीक है जी। मेरा बी आर मैं किसको ट्रांसफर करूंगा? किसको एंडोर्स करूंगा? सर मैंने जिसको पैसे देने होंगे उसको ट्रांसफर करूंगा। और मैंने जिसको पैसे देने होंगे वो मेरा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। मैं अपने क्रेडिटर को बी आर क्या कर दूंगा? एंडोर्स। मैंने बी आर क्या कर दिया? एंडोर्स। एंडोर्स करने के बाद दो बातें। अच्छा सर, एंडोर्स करने के बाद दो बातें? मैंने कहा और क्या? या तो जिसको मैंने एंडोर्स किया है वो इसको बैंक में लेके जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऑनर्ड। या क्या हो जाएगा? ये डिसऑनर्ड। अगर ये ओनर्ड हो गया तो बात खत्म। लेकिन अगर ये डिसऑनर्ड हो गया तो मेरा क्रेडिटर मेरे पास आएगा और कहेगा साहब आपने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था बेकार हो गया। और मैंने जिस डेटर से ये लिया होगा मैं उसको पकड़ लूंगा। ठीक है। यानी कि मेरी बुक्स में दो प्राणी बढ़ जाएंगे, एक डेटर बढ़ जाएगा और एक क्या बढ़ जाएगा? और सॉरी, डिक्रीज लिख दिया। एक बढ़ जाएगा क्रेडिटर और एक क्या बढ़ जाएगा? डेटर। अगली बात, ये क्रेडिटर कितने रुपए से इंक्रीज होगा? ये डेटर कितने रुपए से इंक्रीज होगा? जितने रुपए का बी आर था यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज था प्लस नोटिंग चार्जेस, उतने रुपए से क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा, उतने रुपए से डेटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मैं इस डेटर से पैसे मांगता फिरूंगा और क्रेडिटर मेरे से पैसे मांगता फिरेगा। और अगर क्वेश्चन में कह रखा है क्रेडिटर नाराज हो गया, पहले क्रेडिटर को पेमेंट करो, तो पहले मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर दूंगा, डेटर से बाद में पैसा मिलता रहेगा। ये तो बात बता दी मैंने किसकी? एंडोर्समेंट वाली। ठीक है सर। दूसरी बात थी, मैं इसको क्या करा लेता हूं? कैश। मैं इसको कैश कराता हूं तीन एग्जांपल देकर। फॉर एग्जाम्पल ये 3 महीने का बिल था। ठीक है जी। मैंने पहले ही दिन इसको क्या करा लिया? डिस्काउंट। ठीक है जी। तो कितनी जल्दी मैंने इसको डिस्काउंट करा लिया? सर 3 महीने। तो कितने दिन का ब्याज लगेगा? 3 महीने का। 1 महीने बाद अगर मैं इसको डिस्काउंट करा लूंगा तो कितनी जल्दी डिस्काउंट करा लिया? 2 महीने पहले, तो 2 महीने का ब्याज लगेगा। अगर मैं इसको 2 महीने बाद डिस्काउंट करा लेता हूं तो कितनी जल्दी डिस्काउंट करा लिया? 1 महीना पहले, तो 1 महीने का ब्याज लगेगा। उसके बाद 20 केस और हैं जो आप बना सकते हो ऐसे, यहाँ रख के, यहाँ रख के, यहाँ रख के, वो सारी बातें ठीक है। अगर मैं इसको ड्यू डेट पर कैश कराता हूं, ड्यू डेट पर कैश कराता हूं तो क्या कुछ डिस्काउंट लगेगा जी? नहीं। क्या मुझे फुल अमाउंट रिसीव होगा? आंसर इज यस। अब अगर मैं ड्यू डेट पे जाता हूं और ड्यू डेट से पहले जाता हूं, ठीक है जी, मैंने इसके दो जो है ना ब्रॉड केस बना दिए। क्या? कि मैं ड्यू डेट से पहले चला गया और एक मैं ड्यू डेट पे गया। अगर मैं ड्यू डेट से पहले चला जाऊंगा तो इसको क्या करा लूंगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट करा लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैश। और ये कैश जिसका बीपी है उसकी जेब में से लिया है मैंने, या बैंक ने अपनी जेब से दिया है? सर ये कैश जो मेरे को मिला है ये बैंक ने अपनी जेब से दिया है। और याद करें मैं आपको क्या बताता था, बैंक का इंटरेस्ट किस में होता है? इंटरेस्ट में। तो बैंक अपने 3 महीने के इंटरेस्ट के लालच में, अपने 2 महीने के इंटरेस्ट के लालच में, अपने 1 महीने के इंटरेस्ट में के लालच में मुझे कैश दे देता है। ड्यू डेट पे फिर दो बातें। हाँ सर हमें याद है, या तो ये ओनर्ड हो जाएगा या क्या हो जाएगा? डिसओनर्ड। ओनर्ड हो गया तो बात खत्म। लेकिन अगर डिसओनर हो गया तो बैंक पहले मेरे से पैसा मांगेगा, कहेगा भाई साहब मैं नहीं जानता ये बीपी किसका था, मैं नहीं जानता, मैंने तेरे से बीआर लिया था, मैंने तेरे को पैसे दे, मेरे पैसे वापस दे। तो मुझे पहले बैंक को क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट। अच्छा।
कौन कौन सी पेमेंट करनी पड़ेगी? एक तो बीआर की पेमेंट करनी पड़ेगी प्लस नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करनी पड़ेगी, नगद पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ सर। और मैं जिससे बीआर लिए बैठा था उसको दोबारा से क्या बना दूंगा? डेटर। अच्छा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसके अंदर बीआर का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बीआर का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। और फिर मैंने इसको समझाया भी था आपको, ये मैंने डेटर को पैसे थोड़ी ना दिए हैं, मैंने पेमेंट करी है बैंक को और डेटर को डेटर बनाया है। अच्छा हाँ सर, हमें याद आ गया, ठीक है जी। तो अगर मैंने डिस्काउंट करा लिया है और बाद में डिसऑनर हो गया तो मैं पहले बैंक को पेमेंट करूंगा, जितने रुपए का बीआर है वो प्लस जो नोटिंग चार्जेस है वो, उन दोनों की पेमेंट कर दूंगा और डेटर को दोबारा क्या बना दूंगा? डेटर। और अगर मैं ड्यू डेट पे वेट करता हूं तो दो बातें, या तो ये ओनर हो जाएगा या क्या हो जाएगा? डिसओनर। ओनर हो गया तो मुझे फुल अमाउंट मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा जी? फुल अमाउंट। और अगर ये डिसऑनर हो गया तो मुझे सिर्फ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बिल का जो अमाउंट है, बीआर का जो अमाउंट है वो पे थोड़ी ना करूंगा। मतलब मैं 10,000 रुपए का बीआर ड्यू डेट पर लेकर बैंक के पास गया कैश कराने के लिए। कब गया जी? एग्जैक्ट ड्यू डेट पर। और बैंक को कहा मैंने, भाई साहब मैंने कहा इसके बदले पैसे दे दो। बैंक ने उसको चेक करा, कह रहा है भाग जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलते तेरे को। अब बैंक मेरे से नोटिंग चार्जेस के 150 रुपए ही मांगेगा ना, बिल के पैसे थोड़ी मांग सकता है, क्योंकि बिल के पैसे तो उसने दिए ही नहीं। तो मैं सिर्फ नोटिंग चार्जेस किसको पे कर दूंगा? बैंक को पे कर दूंगा। और ये वाले नोटिंग चार्जेस और जितने रुपए का बीआर था, इन दोनों के टोटल से डेटर को दोबारा से डेटर बना दूंगा। ये मेन कॉन्सेप्ट थी आपकी। हाँ सर, ठीक है। अब बीआर समझ में आ गया तो बीपी भी समझ में आ जाएगा। उसके अलावा एक चीज और जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है, वो क्या समझनी है? एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल, फॉर एकोमोडेशन बिल। ए के पास पैसे नहीं है, बी के पास पैसे नहीं है, ए ने क्या लिख दिया? बी आर। बी के लिए क्या बन गया? बीपी। जिसके लिए बी आर है वो इसको क्या करा लेगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कराने के बाद इसके पास कुछ आ जाएगा कैश। इस कैश में से सम पार्ट ये सामने वाली पार्टी को क्या कर देगा? ट्रांसफर। हाँ सर, ये पार्ट 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने अब तक जो क्वेश्चन करे हैं, किसी में 1/2 था, किसी में 1 क्या था? 3। तो अगर 1/2 ट्रांसफर किया तो डिस्काउंट का भी 1/2 ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर 1/3 ट्रांसफर किया तो डिस्काउंट का भी 1/3 क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। अब ड्यू डेट को क्या होना चाहिए सर? ड्यू डेट को ए ने जितने पैसे यूज करे हैं प्लस एक हिस्से का जो डिस्काउंट है, ये दोनों बी को क्या कर देगा? ट्रांसफर। ठीक है जी। बी अपनी जेब से अपना जो है ना कैश है वो लाएगा और इस बीपी की क्या कर देगा? पेमेंट। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, मतलब ए अगर पैसे देने से मना कर दे तो बी नया बिल लिख देगा, तो बी के लिए क्या बन जाएगा? बी आर। ए के लिए क्या बन जाएगा? बीपी। फिर इस बीआर को क्या करा लिया जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कराने के बाद जिसके पास बीआर उसके पास कुछ कैश आएगा। हाँ सर। इस कैश में से पुराने पैसे एडजस्ट करेगा। हाँ सर। कुछ पैसा ये क्या कर देगा? ट्रांसफर। हाँ सर, याद आ गया। कुछ पैसा ये क्या कर देगा? ट्रांसफर। किसको ट्रांसफर कर देगा? जिसका क्या है? बीपी। अब जो बैलेंस बच जाएगा, ये बैलेंस किसने यूज किया हुआ है? सर ये बैलेंस बी ने यूज किया हुआ है। तो इस डिस्काउंट को इस बैलेंस के प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ड्यू डेट पर या तो इस बीपी की पेमेंट हो जाएगी या फिर वो इंसोलेंट हो जाएगा। वो चीजें सब आपको, मुझे उम्मीद है, याद हैं। और वो सिंपल सी बात है, अगर मैं पेमेंट करने के लायक हूं तो बीपी की फुल पेमेंट कर दूंगा, अदरवाइज वो डेफिशिएंसी में चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें ए की बुक्स बनानी पड़ सकती हैं कि बी की बनानी पड़ सकती हैं। अरे हमें दोनों की बुक्स बनानी पड़ सकती हैं, और हमें दोनों की बुक्स बनानी आनी चाहिए, और हमें आती हैं। एक पॉइंट और कराया था मैंने आपको, वो था बिल फॉर कलेक्शन। हाँ सर, याद है हमारे को बिल फॉर कलेक्शन। इसकी दो बातें थी, या तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते। हाँ सर, इसकी कोई एंट्री नहीं करते, या हम इसकी क्या कर देते हैं? एंट्री। इसकी एंट्री क्या करते हैं? सबसे पहले बी आर आता है तो हम एंट्री करते हैं, बी आर अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल राम से है तो हमने लिख दिया टू राम। इसको हम जमा करा के तो हमने एंट्री करी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है जी। अब इससे कैश मिल गया, कैश मिल गया तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। ठीक है जी। और अगर इससे कैश नहीं मिला, अगर इससे कैश नहीं मिला तो क्या एंट्री करोगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। अगर कैश मिल जाएगा, ये ओनर हो जाएगा तो ये एंट्री हो जाएगी, और अगर डिसओनर हो जाएगा तो ये एंट्री हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको सारा समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूं। एक वो 3 दिन के ग्रेस की बात और बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में जो टर्म दे रखी है बिल की, वो मंथ्स में दे रखी है,
तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कहता है 10 जनवरी और 10 जनवरी में 3 महीने जोड़ने हैं, तो जनवरी के बाद 3 महीने जोड़ोगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 अप्रैल आपका क्या आ जाएगा आंसर। और उस 10 अप्रैल में 3 दिन का ग्रेस जोड़ के 13 अप्रैल आपका क्या आ जाएगा आंसर। और अगर क्वेश्चन में टर्म्स डेज में दे रखे तो आपको दिमाग लगा के देखनी पड़ेगी। अगर 10 जनवरी में वो आपको कहता है 70 दिन का बिल है, तो सबसे पहले देखें जनवरी में कितने दिन होते हैं जी 31, उसमें से कितने जा चुके 10, कितने बचे 21। अब फरवरी में दिमाग लगा के देखें 28 डेज हैं या 29, हमने माना नॉन लीप ईयर तो 28 डेज हमने मान लिया, टोटल कितने दिन हो गए जी 49, टोटल कितने दिन थे 70, बचे कितने 21। फरवरी के बाद क्या होता है मार्च, 21 मार्च आपका आंसर आ गया। इसमें 3 दिन का ग्रे जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर मेच्योरिटी डेट आपकी आ गई 24 ऑफ मार्च। फिर मैंने बताया था 3 दिन के ग्रेस की वजह से इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, हाँ हमें याद आ गया, ये 1 जनवरी को बिल लिखा था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 फरवरी को अगर मैं डिस्काउंट करा लेता हूं तो भी 2 महीने का ब्याज लगेगा, 4 फरवरी को डिस्काउंट करा लेता हूं तो भी 2 महीने का ब्याज लगेगा। हमें सर ये बात याद है। फिर हमने बात की थी 3 दिन का ग्रे जोड़ने के बाद या तो हॉलीडे आएगा या हॉलीडे नहीं आएगा। हॉलीडे नहीं आया तो बात खत्म, हॉलीडे आएगा तो फिर दो बातें, या तो क्या आएगा जी प्री डिसाइडेड पब्लिक हॉलीडे, प्री डिसाइडेड या पब्लिक हॉलीडे, या आएगा अनफोर्सीन, अनफोर्सीन हॉलीडे। अनफोर्सीन हॉलीडे आएगा तो हम कहां चला जाऊंगा नेक्स्ट वर्किंग डे, और प्री डिसाइडेड पब्लिक हॉलीडे का तो हम कहां चले जाएंगे प्रीवियस वर्किंग डे। नेक्स्ट वर्किंग डे, चाहे वो 2 दिन बाद आ रहा है चाहे वो 3 दिन बाद आ रहा है, हम नेक्स्ट वर्किंग डे जाएंगे, और यहाँ पे प्रीवियस वर्किंग डे में जाएंगे, चाहे वो 2 दिन पहले आ रहा है चाहे वो 3 दिन पहले आ रहा है चाहे वो 1 दिन पहले आ रहा है। लो जी, और मेरे ख्याल इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, सारी बातें होगी जी समझ, सारी बातें होगी हैं समझ। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।